हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, हम भी बढ़िया। तो हम 10th क्लास की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ गए हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। यह 10th क्लास का साइंस का 12th चैप्टर है जिसमें हम करंट और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो हम इस चैप्टर के बेसिक हम पहले आपको करा चुके हैं या फिर हम बेसिक को छोड़ देंगे। इस वीडियो में केवल आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराई जाएगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आने वाले हैं वो हम करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आते हैं तो बच्चों को न्यूमेरिकल करने में थोड़ी दिक्कत होती है। न्यूमेरिकल को थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं वो, उनको ही हम आज करने वाले हैं। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल लेंगे जो बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट भी हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल की तरफ। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है न्यूमेरिकल, पढ़िए और सॉल्व करके देखिए। पहले अपने आप से पढ़िए, क्या लिखा है? लिखा है 5 रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द शेप ऑफ लेटर ए, यानी ए लेटर के शेप में आपका 5 रेसिस्टेंस लगे हुए हैं एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है। डिटरमाइन द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड आल्सो फाइंड टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपने कर लिया होगा। जिसने कर लिया है वो एक बार कमेंट में आंसर लिखिए कि कितना टोटल रेसिस्टेंस होने वाला है इस गिवन सर्किट का। तो आपको सर्किट दिया है जो लेटर ए की शेप का बना हुआ है। हम जानते हैं लेटर ए इस तरह बनता है। यहां पर दिया है 3 ओम, यहां पर दिया है 7 ओम, यहां दिया है 10 ओम, यहां दिया है 5 ओम ऐसे। यहां पर 1.5 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है ना। तो आपको क्या निकालना है? इसका पूरे का आर इक्विवेलेंट निकालना है पहले, ठीक है। हम जानते हैं यहां इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये एक वायर है, तो यानी कि रेसिस्टेंस 3 ओम और 7 ओम सीरीज में हो जाएंगे। तो हम जानते हैं कि सीरीज का फॉर्मूला क्या है? सीरीज का फॉर्मूला है दोनों को डायरेक्ट जोड़ दीजिए। ये हम जानते हैं ये सीरीज का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इतने सर्किट को हम करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 3 + 7 = 10 ओम आ जाएगा। तो ये सर्किट इस तरह से बन जाएगा। हमें क्या करना है बच्चे? जो आप सर्किट आपने सॉल्व कर लिया उसको दोबारा रिड्यूस करना है, यानी आपको सर्किट के रेसिस्टेंस को कंबाइन करते जाइए और सर्किट को रिड्यूस करते जाइए। एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे रेसिस्टेंस आपको कंबाइन होकर एक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को हम कंबाइन कर दिया, यह आ गया आपको 10 ओम। यहाँ पर भी 10 ओम था, यहाँ 5 ओम, यहाँ 5 ओम। अब ये दोनों किसमें आ गए? पैरेलल में आ गए। हम जानते हैं पैरेलल का रूल क्या है? पैरेलल का रूल ये है कि प्रोडक्ट ऊपर और सम नीचे, ठीक है। हम जानते हैं ये आपका प्रोडक्ट ऊपर लिखो और सम को नीचे लिखो। ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, तो ट्रिक लिख लीजिए। अब आपको डायरेक्ट अगर आपको 2 रेसिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है तो उन दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट को ऊपर लिख देंगे, सम को नीचे लिख देंगे। ये कैसा आया है हम जानते हैं, ये इस तरह से आया है, आपने किया होगा। दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो R1 R2 आ जाएगा, यहाँ से इसको इनटू कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये R2
और यहाँ R1। ठीक है, हम इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने पर RP इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये आपका इस तरह से हम निकालते हैं। मैंने इसको ही शॉर्ट बना लिया, प्रोडक्ट ऊपर सम नीचे। ठीक है, तो ये दोनों आपका सेम है। अगर सेम हो तो सेम के लिए अलग से नियम है, वो क्या है, इफ टू रेसिस्टेंस आर सेम, तो उसका क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू अपॉन n। ये है, अगर हमारे पास n रेसिस्टेंस है और वो सभी की वैल्यू सेम है, r है सभी की वैल्यू, तो सबको कंबाइन करने के लिए हम उनको n यानी उनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर r की वैल्यू 10 है, तो 10 और ये नंबर कितना है इनका, 2 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको दोबारा से हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, ये आ गया इनका कॉम्बिनेशन का 5। यहाँ पर ये इधर और इधर भी 5 लगा हुआ है ऐसे, यहाँ 5 यहाँ 5। ठीक है, अब ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों ही सीरीज में हो गए हैं, तो हम करेंगे R इक्विवेलेंट हो जाएगा तीनों का कॉम्बिनेशन 5 प्लस 5 प्लस 5 यानी कि 15 ओम। तो हम कह सकते हैं R इक्विवेलेंट आ गया 15 ओम। ठीक है, हमको और क्या निकालना, क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल करंट और निकालना है। इसके अंदर हम जानते हैं करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल होता है IR, है ना। यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो V यहाँ पर गिवन है आपका 1.5 वोल्ट, I हमको निकालना है टोटल करंट इन द सर्किट, और आपको R इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया जो 15 ओम है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं I इक्वल क्या हो जाएगा, V बाई R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे इसकी V की, V आपका 1.5, R आपको 15, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, तो यहाँ पर 1/10 या फिर 0.1 एम्पियर आपका आ गया करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा मैंने एक न्यूमेरिकल लिया था, ताकि आपको कई बार 1 मार्क्स में या 1.5 मार्क्स में आपके सर्किट को ही सॉल्व करा लेते हैं, पूछते हैं व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिखाने के लिए किया है केवल। ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं, आप उनको प्रैक्टिस करिए। जिसमें डाउट हो वो मुझसे कमेंट के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। इसमें लिखा है कि व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस या परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच्ड डबल, यानी कि कितना रेसिस्टेंस बदल जाएगा अगर हम एक वायर को खींचकर डबल कर दे उसकी लेंथ को, तो क्या होगा, लेंथ तो बढ़ जाएगी और एरिया घट जाएगा। उससे क्या होगा, लेंथ बढ़ने से रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, हम जानते हैं, क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, है ना। हाँ, तो यहाँ पर कहा गया है कि कितना परसेंटेज, यहाँ पर परसेंटेज वर्ड को ले आया कि कितना परसेंटेज रेसिस्टेंस बदल जाएगा या बढ़ जाएगा या चेंज हो जाएगा आफ्टर स्ट्रेचिंग ए वायर टू डबल इट्स लेंथ। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि मान लेते हैं ओल्ड रेसिस्टेंस जो था, लेट कर लेते हैं यहाँ पर ओल्ड रेसिस्टेंस हमारा R1 है ना। ओल्ड लेंथ कितनी है, ओल्ड लेंथ दी, ओल्ड कहो या ओरिजिनल कह दो एक ही बात है, वो आपकी L1 थी, और ओल्ड एरिया क्या है आपका A1 है। हम फॉर्मूला जानते हैं कि R1 इक्वल टू रो L1 बाई A1। ठीक है, ये हमको पता है, कहाँ से निकाला हमने, हम जानते हैं कि
रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। इतनी बात सब जानते ही है ना। इसको कंबाइन कर दिया तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया रेसिस्टेंस का। ये तो हो गया ओल्ड रेसिस्टेंस। अब है न्यू। जब हमने उसकी वायर को डबल कर दिया तो हम कह सकते हैं उसे न्यू रेसिस्टेंस। क्या हो जाएगा, आपको मान लेते हैं हम R2 है, वो हमको निकालना है और उसके बाद हमको परसेंटेज चेंज भी निकालना है। और यहाँ पर न्यू लेंथ है, वो मान लेते हैं आपकी L2 है, जो 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल या ओल्ड लेंथ। ठीक है, उसको हमने स्ट्रेच करके डबल कर दिया। और न्यू एरिया मान लेते हैं A2 है। ठीक है, अब यहाँ एक नोट करने वाली बात है, वो ये है कि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू एरिया, और वह वो वायर का बदला ही नहीं, जितना पहले था उतने बाद में। यानी कि बिफोर स्ट्रेचिंग एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग वॉल्यूम ऑफ वायर विल बी सेम। तो हम कह सकते हैं कि L1 A1 इक्वल टू V, एरिया इनटू लेंथ होता है वॉल्यूम। ठीक है, और L2 A2 इक्वल टू V, दोनों हम कह सकते हैं, हम ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, इसका मतलब क्या हुआ, L1 A1 इक्वल टू L2 A2। तो यहाँ से L1 इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, तो L1 अपॉन L2 इक्वल हो जाएगा आपका A2 बाई A1। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें क्या करना, हमें एरिया के बारे में कुछ कहा नहीं है। एरिया के बारे में हमको कुछ नहीं कहा कि वो हाफ हो गया है या 1/4 हुआ है या 3/4 हुआ है, हमें नहीं कहा। ठीक है, इसलिए हमको एरिया के टर्म्स, एरिया को लेंथ के टर्म्स में लेकर आना है। तो हम यहाँ से एरिया को लेंथ के टर्म्स में ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, एक ये रेजिस्टेंस था, तो हम कह सकते हैं R1 बाय R2, हम कह सकते हैं डिवाइडिंग बोथ रेसिस्टेंस, दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या आएगा, ये आएगा रो L1 A1 रो L2 A2। ठीक है, इस रो से ये रो कट जाएगा, बचा क्या, L1 L2 इंटू ये घूम कर पहुंचेगा ऊपर, तो यहाँ पर आएगा A2 अपॉन A1। ठीक है, तो ये A2 जो है वो घूम कर ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1। ठीक है, हम यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम कह सकते हैं यहाँ से R1 बाई R2 इक्वल टू L1 L2 इंटू L1 L2। ठीक है, तो इसके यानी कि हम कह सकते हैं L1 L2 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ L2 जो क्या है 2 टाइम्स ऑफ L1 है, तो यहाँ पुट कर देंगे। विजिबल है आपको यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे L1 2 टाइम्स ऑफ L1 स्क्वायर, यहाँ से L1 कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/4। ठीक है, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ अब, तो हमारा R1 अपॉन R2 आ गया आपका 1/4। इसको यहाँ ले जाएंगे तो R1 इक्वल टू आएगा यहाँ पर, इसको इधर तो हम कह सकते हैं R2 इक्वल टू आएगा 4 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, ये इधर आएगा, इसमें इंटू हो जाएगा 4R1 और ये इधर जाएगा यहाँ पर R2, तो R2 इक्वल टू आ गया 4 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, तो यानी कि जब आपको न्यू रेसिस्टेंस है, न्यू रेसिस्टेंस आपको क्या है, वो 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेसिस्टेंस, यानी कि आपका नया रेसिस्टेंस जो है वो पुराने की अपेक्षा 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, बहुत आसान है। अब बात आती है चेंज की, हमें निकालना है चेंज इन रेसिस्टेंस।
चेंज इन रेसिस्टेंस यानी कि उसे मैं नोट करता हूँ डेल्टा आर से। चेंज इन रेसिस्टेंस को हम नोट करते हैं डेल्टा आर से, और डेल्टा आर होगा आपका न्यू माइनस ओल्ड यानी कि R2 माइनस R1। इसको हम कह सकते हैं यहाँ से न्यू क्या है आपका 4R1 है, और ये आपको हो गया, हम कहते हैं चेंज इन रेसिस्टेंस यानी कि डेल्टा आर हो गया 3 टाइम्स ऑफ R1। तो कितना बदलाव आया, कितना इंक्रीज कर गया 3 टाइम्स ऑफ R1। तो ये है आपका चेंज। ध्यान रखना दोनों वर्ड कंफ्यूजिंग है, एक तो है न्यू रेसिस्टेंस, एक है इंक्रीज और चेंज इन रेसिस्टेंस। कितना रेसिस्टेंस में बदलाव आया, उसके लिए तो आपको डेल्टा आर निकालना होगा। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि व्हाट विल बी द न्यू रेसिस्टेंस, तो आप 4 टाइम्स कर देना। और चेंज पूछे कि पहले में और नए में कितना बदलाव आया, कितना चेंज हुआ, तो आप दोनों को माइनस करके देखना, तो आपका डेल्टा आर आएगा जो कितना है, जो कि 3 टाइम्स ऑफ R1 है। बट आपको ये नहीं पूछा, आपको पूछा है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज निकालने आती है सबको, तो हम कह सकते हैं परसेंटेज चेंज इन आर हो जाएगा आपका चेंज इन रेसिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेसिस्टेंस R1 इंटू 100। ये फॉर्मूला पुट कर देना आप, यहाँ पर आपको परसेंटेज चेंज इन निकल जाएगी। ठीक है, वहाँ विजिबल है आपको? अच्छा नहीं है तो यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा इसको साफ कर लेता हूँ मैं, इसको यहाँ से जो लिखा है साफ कर लेता हूँ। तो हमसे पूछा क्या है, परसेंटेज चेंज यानी डेल्टा आर, वो आपका डेल्टा आर अपॉन R1। ठीक है, डेल्टा आर की वैल्यू क्या है, इंटू 100 तो है ही, तो 3 टाइम्स ऑफ R1 अपॉन R1 इंटू 100। R1 से R1 कट जाएगा, तो यहाँ पर ये 300%। तो परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस कितना आया आपका 300% रेसिस्टेंस बढ़ गया, चेंज आया यानी कि। ठीक है, तो ये इस तरह से डेरिवेशन बेस भी आपके न्यूमेरिकल आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टाइम्स लेंथ को इंक्रीज किया था। एग्जाम में हो सकता है आपको, एग्जाम में आपको या फिर होमवर्क में आपको मैं दे रहा हूँ कि व्हाट विल बी द न्यू रेसिस्टेंस या परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस व्हेन लेंथ बिकम ट्रिपल, 3 टाइम्स बढ़ जाए। अगर आपकी लेंथ 3 टाइम्स बढ़ जाए तब परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस कितना होगा, वो आप होमवर्क से करना। वो बहुत आसान सा है, ऊपर का पोर्शन गिवन यानी कि ओल्ड और न्यू अगर सब सेम रहेगा, यहां से आपको करना है। यहाँ पर ये फॉर्मूला आपके यहाँ पर आपका 2 है तो वहां पर 3L आ जाएगा और उसको स्क्वायर कर देना। यानी कि अब यहाँ पर आप एक शॉर्ट फॉर्मूला बना लोगे, R1 बाय R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है या एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपके रेसिस्टेंस के निकालने काम आएगी कि व्हाट विल बी द ओरिजिनल या न्यू रेसिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला आएगा। यहाँ पर आपको L को कितना बदला है, उसने हाफ किया है, 1/4 किया है, 3/4 किया है, या फिर आपका 1.5 कर दिया, 2.5 कर दिया, कितना भी कर दे आप यहाँ पुट करना और स्क्वायर करना। ठीक है, इससे आपका बाकी पोर्शन से सब सेम रहेगा। यहाँ तक इस जगह आपको सिर्फ L2 की वैल्यू पुट करनी है और स्क्वायर करना है। ये आपकी मेन ट्रिक है इसके अंदर। इसको याद कर लोगे तो आपके सारे चेंजेस के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हमने यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन और लिया है जो इसी क्वेश्चन के बेस पर था। पढ़ो एक बार, क्या लिखा है, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 20 ohm इज ड्रॉन आउट so that its length is increased to twice its original length। यानी आपको उसने ड्रॉन यानी खींचकर आपने उसको ट्वाइस कर दिया ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ वायर
इन द न्यू सिचुएशन। तो आपको क्या करना है, इसमें कहा है कि आपने एक 20 ओम का वायर लिया था, आपने उसने खींचकर या ड्रोन के अंदर खींचना, ड्रोन करके खींचकर आपने उसको ट्वाइस कर दिया। अब बताइए न्यू रेसिस्टेंस इन दिस सिचुएशन क्या होने वाला है। तो हमने देखा यहाँ पर, हमने देखा न्यू रेसिस्टेंस, वहाँ से ट्रिक बनाई थी हमने भी आपको कि R1 अपॉन R2 इक्वल होता है आपका L1 L2 का होल स्क्वायर। ये ट्रिक थी, यही फॉर्मूला था। हाँ, तो उसने कहा कि हमने चेंज L2 आपका न्यू लेंथ है जो कि 2 टाइम्स ऑफ L1 थी। ठीक है, ये आपका ओल्ड था, ये न्यू था, नीचे न्यू है ऊपर ओल्ड है। ठीक है, तो वो पुट कर देंगे वैल्यू यहाँ पर L1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ L1 यहाँ से कट जाएगा, तो यानी कि 1/4। और आपको ओल्ड रेसिस्टेंस R1 गिवन था, कितना गिवन था, 20 ओम गिवन था फिगर में, क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो R1 इन 20 अपॉन R2 यहाँ 1/4। आप निकाला न्यू रेसिस्टेंस, तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 20 × 4 इक्वल टू R2, यानी हम कह सकते हैं R2 जो कि आपका न्यू रेसिस्टेंस है वो आ जाएगा आपका 80 ओम। तो बहुत ही आसान सा सवाल था जो इस फॉर्मूले पे बेस है। ठीक है, आपको अगर ऐसे सवाल दे रखे हों, लेंथ को चेंज कर रखा हो, एरिया को चेंज कर रखा हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, आपका सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2 रेसिस्टेंस with resistance 5 ohm and 10 ohm respectively are connected to a battery of EMF 6 volt. How can we connect them to obtain A minimum current and B maximum current and also find amount of current in each case? आपको कहा गया है कि आपके पास 2 रेसिस्टर हैं। कौन कौन से हैं, 2 रेसिस्टर आपके पास दे रखे हैं। एक तो R1 मान लेते हैं 5 ओम, दूसरा मान लेते हैं R2 10 ओम। आपके पास 2 रेसिस्टर हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपको नया क्वेश्चन था और आपको बताना है कि हम इनको किस तरह कनेक्ट करें। कि आपको ए पार्ट में कहा है मिनिमम करंट के लिए, मिनिमम करंट कितना होगा, मिनिमम करंट आई, किस तरह कनेक्ट करें कि मिनिमम करंट आ जाए। हम जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर, यानी कि हम में अगर V कांस्टेंट है तो I इक्वल होता है आपका V अपॉन आर, यानी कि हम कह सकते हैं I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। अगर V कांस्टेंट कर दूं मैं, बैंड टेबल आके छोड़ दिया मैंने, ठीक है, इसको कांस्टेंट कर दिया, तो आपका I इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R के। इसका मतलब क्या है, अगर रेसिस्टेंस R बढ़ा तो करंट घटेगा, अगर नेट यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो करंट की वैल्यू घट जाएगी। हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, सीरीज के अंदर क्या होता है, R1 R2 R3 ये डायरेक्ट कंबाइन होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपकी नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है ओरिजिनल की अपेक्षा। ओरिजिनल मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, ओरिजिनल एक 5 है, एक 10 है। अगर इन दोनों का सीरीज में जोड़ोगे तो क्या होगा, नेट जो होगा वो 15 आएगा, दोनों का सम के बराबर आएगा, यानी कि ज़्यादा आएगा। अगर ज़्यादा है तो करंट घट जाएगा। तो हमारी पहली सिचुएशन आएगी, हम इनको कनेक्ट करेंगे, वी कनेक्ट देम इन सीरीज कॉम्बिनेशन, हम इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे, कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका R इक्वलेंट आएगा 5 + 10, यानी कि R1 + R2 15 आ गया।
ठीक है, हम निकालना है मिनिमम करंट की अमाउंट भी निकालनी है। उसकी अमाउंट क्या होती है, V बाई आर इक्विवेलेंट, फॉर्मूला दे रखा है मैंने आपको। V इक्वल गिवन है 6 वोल्ट, वो EMF यानी बैटरी का वोल्टेज। EMF क्या होता है, बैटरी का वोल्टेज ही होता है। यहाँ पर 15 आ गया, इसको निकाल लेंगे अब यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 2/5 यानी कि 0.4 एम्पियर। तो मिनिमम करंट जो होगा वो होगा आपका, मिनिमम आ जाएगा आपका 0.4 एम्पियर। अब बात है मैक्सिमम की, ठीक है। मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम के लिए हमको क्या चाहिए, हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को कम चाहिए, ठीक है। अगर हमारा ये कम आएगा तो आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो वही है बस। और कम कब आएगा, अगर मैं उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन करने में क्या होता है, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, वो सभी रेसिस्टेंस से कम आता है। यहाँ पर देखो, यहाँ एक मिनिमम वैल्यू 5 है और एक 10 है। अब जब इनको कंबाइन करेंगे, पैरेलल कंबाइन करेंगे, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू 5 से भी कम आने वाली है। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस की वैल्यू कब आ जाती है, घट जाती है। तो हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, तो उसमें क्या आएगा आपका, आर इक्विवेलेंट वो रहेगा आपका, बताया था मैंने आपको अभी, प्रोडक्ट ऊपर और सम नीचे, प्रोडक्ट ऊपर और सम नीचे, तो 50/15 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना आई मैक्सिमम, वो हो जाएगा आपका V बाई आर इक्विवेलेंट। यहाँ पर इक्विवेलेंट वैल्यू आई है 50/15, तो 6/50/15, ये घूम के पहुंचेगा ऊपर, तो यहाँ पाएगा आपका 6 × 15/50, ठीक है। यह आएगा 90/50, 90 0 कट गया, 9/5, यह आएगा आपका 1.8, काटोगे तो ये 1.8 आएगा एम्पियर। तो आपका मैक्सिमम करंट जो होगा वो आपका 1.8 एम्पियर आएगा, वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। वहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन किया मिनिमम करंट निकालने के लिए, और यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा मैक्सिमम करंट निकालने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट घट जाएगा, पैरेलल में क्या होगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा और आपका करंट बढ़ जाएगा। वेरी गुड, तो ये फंड आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, एक बार रीड करो। फिगर दे रखा है और कहा गया है, फॉर द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर, गिवन डायग्राम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट करंट थ्रू द 6 ओम रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टेंस। यानी कि आपको 2 क्वेश्चन पूछे हैं, आपको एक फिगर दिया हुआ है, फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ एक बार के लिए आपको। फिगर में आपको यहाँ पर 12 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 6 ओम का एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ऐसे यहाँ बैटरी कनेक्ट कर रखी है, यहाँ पर 12 ओम, यहाँ पर 3 ओम, यहाँ 6 ओम और यहाँ पर भी 3 ओम। यहाँ पर आपको 4 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। पूछा क्या है आपसे, ये फिगर दिया हुआ है, पूछा है फाइंड करंट इन 6 ओम एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस। इसके अक्रॉस आपको 12 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल और 6 ओम रेजिस्टेंस के अंदर आपको करंट पूछा है। तो हम जानते हैं यहां से करंट निकला इसके अंदर ऐसे, तो ये करंट आई था, ये करंट इस ब्रांच में इधर और इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐसे। यहां पर हो जाएगा आपका I1, यहां हो जाएगा आपका I2। अब इस पूरी ब्रांच के अंदर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पूरी ब्रांच के अंदर I1 करंट फ्लो करेगा
और इस पूरी ब्रांच के अंदर I2 करंट फ्लो करेगा, है ना। ऊपर वाले ब्रांच के अंदर I2 और पीछे ब्रांच के अंदर I1 करंट फ्लो करेगा। हमें क्या निकालना, हमें I1 और I2 ही निकालने पहले। उसका तरीका क्या है, पहले हम क्या इन दोनों कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करेंगे तो इस सीरीज में है, डायरेक्ट कंबाइन होकर ये आ जाएगा आपका 15 ओम और ये आ जाएगा आपका 9 ओम, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका I1, यहाँ आपका I2 पूरी ब्रांच के अंदर। तो अगर मुझे I1 निकालना है तो मैं कह सकता हूँ, ओम्स लॉ हम जानते ही हैं, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR। तो इस केस के अंदर हमें क्या दे रखा है, अब पैरेलल जो होते हैं, पैरेलल में पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक V रहेगा और यहाँ से यहाँ तक भी V रहेगा। पैरेलल में हर ब्रांच के अंदर जो पैरेलल कनेक्टेड हैं उनमें पोटेंशियल सेम रहेगा। तो यहाँ 4 वोल्ट है तो इसमें भी 4 वोल्ट रहेगा, इसमें भी 4 वोल्ट ही रहेगा। तो हमें यहाँ पर निकालना I1, तो इसके I1 इसके अंदर रखा, हमें R1 है आपको दे रखा है 9 और ये पूरा आपका R2 है वो आपका 15, ठीक है। तो हम कह सकते हैं V इक्वल टू I1 R1, तो V आपका 4, R1 को इधर ले आएंगे, I1 निकल जाएगा आपका कितना है 4/R1 आपका है 9, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितने बार कटेगा, पॉइंट लग जाएगा, 0.40 बन जाएगा ये, तो 4 बार 4 बार, तो ये आ गया आपका I1 की वैल्यू आ गई 0.44 एम्पियर, ठीक है। कोई डाउट इसमें, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद आपको इस ब्रांच के अंदर करंट निकालना है और इसके अंदर निकालना है। इसके अंदर I1 है तो हम फॉर्मूला लगा देंगे अलग अलग ब्रांचेस के लिए। इधर एक करंट इसमें जा रहा है I2, एक इसमें जा रहा है I1, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं IR1, यहाँ पर I2 R2, बस यही करना आपको पोटेंशियल दोनों के लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्या आपका V इक्वल टू, पैरेलल करंट है तो दोनों के लिए पोटेंशियल V ही रहेगा। आपका I2 R2, यहाँ पर ये I2 को निकाल देंगे, 4 और R2 को कितनी है 15 है, तो इसको हम कर लेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट लगाने के बाद काटेंगे इसको पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, तो 15 2 जा 30, फिर आपका 10 बचेगा 100, 15 6 जा 6 जा, तो यहाँ पर आ गया आपका I2 आ गया 0.2, अप्रोक्सीमेट कर देंगे तो 6 का साइन बन जाएगा, तो ये आ गया आपका I2 निकाल लिया। अच्छा, एक पार्ट तो हो गया हमारा कि 6 ओम से हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है वो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है आपका कितना, I1 फ्लो कर रहा है जो कि 0.44 एम्पियर है, ठीक है। ये बात सबको क्लियर हो गई है, इतने बात क्लियर हो गई है, बहुत आसान था, हमने आसानी से कर दिया। नेक्स्ट है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस पूरे के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पोटेंशियल था V, यानी कि 4 वोल्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अलग रहेगा और यहाँ पर अलग रहेगा, तो इन दोनों रेजिस्टेंस में अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप आएगा। पूरे के लिए तो हमारा 4 मान लिया मैंने, पूरी ब्रांच के लिए यहाँ से यहाँ तक, कि यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से तक 4, लेकिन अलग अलग रहेगा इन दोनों के बीच में। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप इन 12 ओम रेजिस्टेंस। हमें निकालना है V1 निकालना है यहाँ, कैसे निकालेंगे, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पर हमने करंट कितना फ्लो कर रहा है, यहाँ पर I2 फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर आपका मान लेते हैं वो 12 ओम है, 12 ओम ही है। तो आपको जिस जगह वोल्टेज निकालना है वो इक्वल टू किसके रहेगी, उस ब्रांच के थ्रू पास होने वाला करंट और उस जगह पर रेसिस्टेंस, यानी कि वोल्टेज जिस जगह निकालना है वहां पर करंट इनटू रेसिस्टेंस।
वहाँ पर करंट और वहाँ पर रेसिस्टेंस, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, हमें अभी निकाला हमने, जो आपका I2 वो आया 0.27 और आपका R हम पता है 12 इंटू कर देंगे, यहाँ पर करेंगे 84 8, तो ये आ गया आपका 3.24 वोल्ट। ये आ गया आपका पोटेंशियल अक्रॉस द 12 ओम रेसिस्टेंस, ठीक है। बहुत आसान था, बच्चे इससे घबराते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको पहले तो पूरी वायर के अंदर, पूरी ब्रांच के अंदर करंट निकालना पड़ता है, फिर अलग अलग जगह जहाँ जहाँ ड्रॉप हो रही है वहाँ भी आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हम अब और कुछ न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में और भी न्यूमेरिकल बनते हैं। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है न्यूमेरिकल बेसिस पर। इसमें भी आपके पावर के न्यूमेरिकल्स हैं कि कितनी पावर डिसिपेट होगी, किस रेसिस्टेंस में ज़्यादा पावर डिसिपेट हो रही है, किस में कम हो रही है, और इस चैप्टर के अंदर हमें एनर्जी भी निकालनी पड़ती है, कितने यूनिट एनर्जी खर्च हो गई है, कितने यूनिट में हमें हमारा मीटर ने कंज्यूम करी, उसकी कितनी कॉस्ट आएगी जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। तो हमें अभी नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे पावर एंड एनर्जी इन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर।